हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज जानेंगे हम निबंध लेखन क्या होता है और निबंध लिखते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो बच्चों, निबंध शब्द निह जमा बंध दो शब्दों के संयोग से बना है। निह का शाब्दिक अर्थ है निःशेष अर्थात पूर्णतया तथा बंध का शाब्दिक अर्थ है गठन है। अतः निबंध शब्द का अर्थ है निबद्ध करना। जब किसी विषय पर क्रमबद्धता के साथ विचारों को प्रकट किया जाता है तो वह लेख निबंध कहलाता है। अब ध्यान रखिए, एक श्रेष्ठ निबंध लिखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बातें हैं वो जान लेते हैं। जैसे कि निबंध की विषय संबंधी जानकारी विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त कर लेनी चाहिए। यानी कि आप जिस विषय पर निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। निबंध से संबंधित सभी बातों को क्रमानुसार रखते हुए निबंध की एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए। यानी कि पहले ही अपने दिमाग में समझ लीजिए कि पहले आपको क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है। निबंध की भाषा सरल, व्याकरण संबंध और विषयानुसार होनी चाहिए। यानी कि आप बेकार की बातें उसके अंदर नहीं डालेंगे, विषय से भटकेंगे नहीं। जिस विषय पर निबंध है आपने उसी के अनुसार लिखना है निबंध। और जैसे निबंध में लिखे हुए वाक्य छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए। निबंध लिखते समय वर्तनी तथा व्याकरण संबंधी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है, आपके नंबर्स कट जाते हैं। निबंध लिखने के बाद एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए। अंत में आप निबंध ज़रूर पढ़ें और जो भी वाक्य संबंधी अशुद्धि है और जो भी त्रुटियां हैं, वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, उनको तुरंत दूर कर लें आप। अब बच्चों, हम ये समझ लेते हैं कि निबंध के अंग कौन से हैं। तो बच्चों, निबंध के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। पहला है शीर्षक। निबंध का शीर्षक संक्षिप्त, आकर्षक और विषय से संबंधित होना चाहिए, जो निबंध का विश्लेषण करने में सक्षम हो। दूसरा है भूमिका और प्रस्तावना। भूमिका या प्रस्तावना में विषय का भावार्थ, महत्ता एवं आवश्यकता पर प्रकाश डाला जाता है। इसलिए प्रस्तावना ऐसी कौतूहलवर्धक होनी चाहिए कि जिसे पढ़कर पाठक का मन पूर्ण निबंध पढ़ने के लिए लालायित हो जाए। यह संक्षिप्त, आकर्षक एवं सारगंभित होना चाहिए। यानी कि शुरुआत में जो प्रस्तावना आप लिखते हैं वो बहुत ही दिलचस्प होनी चाहिए, ताकि जो आपके निबंध को पढ़ रहा है वो और पढ़ने के लिए उतावला हो जाए। तीसरा है विषय वस्तु। विषय वस्तु के अंतर्गत विषय का पूर्ण रूपेण विवेचन किया जाता है। यह क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होनी चाहिए। इसमें अनावश्यक बातों को स्थान न देते हुए विषय विस्तार का प्रभाव पूर्ण वर्णन आवश्यक होता है। और चौथा है उपसंहार। उपसंहार निबंध का अंतिम एवं महत्वपूर्ण चरण होता है। निबंध की समाप्ति धीरे धीरे होनी चाहिए वो इसमें निबंध का सार होना चाहिए। इसमें मौलिक सुझावों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। तो आइए निबंध लेखन के लिए कुछ विषयों पर प्रकाश डाल लेते हैं। सबसे पहला विषय है हमारा निबंध लेखन के लिए दहेज प्रथा, जो बहुत ही अच्छा विषय है। तो इस निबंध को हम शुरुआत एक काव्य पंक्ति के द्वारा करेंगे। जैसे कितने घर बर्बाद हो गए इस दहेज की बोली में, कितनी बहनें चढ़ न सकी सुख साहस की डोली में। हमारे देश में अनेक कुप्रथाएं और परंपराएं प्रचलित है। सामाजिक जीवन को नष्ट करने वाला दहेज भी एक ऐसी ही कुप्रथा है जो हमारे लिए लज्जा की बात है। इसे रोकने के अनेक प्रयत्न किए गए हैं, किंतु फिर भी ये हमारे समाज में दिन प्रतिदिन उग्र रूप धारण कर रही है। दहेज से अभिप्राय उस धन सामग्री और संपत्ति आदि से है जो विवाह में कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को प्रदान की जाती है। भारतवर्ष में कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को सम्मान और उपहार स्वरूप अनेक वस्तुएं तथा धन देने की परंपरा प्राचीन काल से ही है, किंतु आजकल वर पक्ष उसे अपना हक मानकर निर्ममता पूर्वक वसूल कर रहा है। आज दहेज वर पक्ष के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। वर्तमान युग में दहेज प्रथा हिंदू समाज की प्रगति की शत्रु और उसके लिए कलंक के समान है। इससे न जाने कितने घर बर्बाद किए, कितनों को भुखमरी की भट्टी में झोंक दिया तथा कितनी ही कुमारियों को घुट घुट कर मरने के लिए विवश कर दिया। इतना ही नहीं, कई बार सामर्थ्य से अधिक दहेज देने के बाद भी माता पिता के मन में पुत्री के सुखद भविष्य के संबंध में शंकाएं बनी रहती हैं। अतः आज आवश्यकता है कि दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा का अंत व्यावहारिक तौर पर किया जाए। इसके लिए नवयुवकों को अंतर्जातीय विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इससे वर चयन का क्षेत्र बड़ा हो जाता है। इसके अतिरिक्त समाज सुधारकों, शिक्षा शास्त्रियों, कवियों, उपन्यासकारों, पत्रकारों और चलचित्र निर्माताओं को भी दहेज के विरुद्ध प्रचार करने में सरकार की सहायता करनी चाहिए। इतना ही नहीं, लड़कियों को उच्च शिक्षा भी देनी चाहिए, जिससे उनके अंदर आत्मविश्वास जागृत हो और वे उच्च पदों पर आसीन होकर दहेज प्रथा को चुनौती दे सके।
इसके साथ साथ लड़कियों और लड़कों को एक समान समझना चाहिए, अर्थात लड़कियों को भी समान अवसर तथा स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, जिससे वे अपना जीवन साथी चुन सके और माता पिता पर दहेज का बोझ भी ना पड़े। मात्र कानून या समाज सुधारकों के प्रयत्न से ही हम दहेज प्रथा नामक इस बीमारी से मुक्त नहीं हो सकते। इससे मुक्ति पाने के लिए स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाना होगा, क्योंकि जब तक समाज इस बुराई के प्रति पूर्ण रूप से जागृत नहीं होगा तब तक इससे छुटकारा नहीं मिल सकेगा। अतः हम सबको मिलकर दहेज प्रथा रूपी नागिन का फण कुचल देना चाहिए। ये था हमारा दहेज प्रथा पर निबंध। अगले निबंध की ओर बढ़ते हैं, जो है दिल्ली मेट्रो रेल। प्रदूषण, दुर्घटनाएं और यातायात जाम की स्थिति से बचने के लिए सरकार ने दिल्ली में मेट्रो रेल शुरू की है। विश्व में अब तक जापान, कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर, जर्मनी तथा फ्रांस में मेट्रो रेल परिचालित है। एक मोटे अनुमान के अनुसार समस्त दिल्ली में मेट्रो के जो रूट तय किए गए हैं, यदि वे शुरू हो जाते हैं तो दिल्ली की सड़कों पर लगभग 2600 बसों की कमी हो जाएगी। यही नहीं, इसके अलावा करोड़ों रुपयों का ईंधन भी बचेगा। रफ्तार को बढ़ाने और यातायात जाम की स्थिति से निपटने तथा सड़क हादसों में कमी लाने में मेट्रो रेल काफी सहायक सिद्ध होगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दिल्ली में विभिन्न चरणों के तहत मेट्रो रेल शुरू की है। इसके पहले चरण के तहत मेट्रो रेल की शारदा 30 हजारी खंड सेवा शुरू की गई है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 24 दिसंबर 2002 में किया। शारदा से 30 हजारी 8.3 किलोमीटर से त्रिनगर के मध्य करीब 4.5 किलोमीटर तथा त्रिनगर से रिठाला के बीच करीब 8.5 किलोमीटर लंबाई वाले रूट पर मेट्रो रेल सेवा अब शुरू हो गई है। इसके अलावा बाराखंबा रोड से त्रिनगर 7.16 किलोमीटर, कीर्तिनगर से द्वारका 16 किलोमीटर का मार्ग भी अब शुरू हो गया है। इसमें विकलांगों के लिए विशेष सुविधा है। भीड़ भाड़ भरी सड़कों, धुएं व धूल मिट्टी से बचकर लोग इस वातानुकूल ट्रेन से सफर करके यात्रा का आनंद उठा रहे हैं। इसकी किराया दर भी अन्य परिवहन साधनों के लगभग बराबर ही रखी गई है। विश्वविद्यालय से जहांगीरपुरी तथा दिल्ली से एनसीआर को जोड़ने वाले मार्ग पर कार्य जारी है। पहले चरण के तहत शुरू शारदा 30 हजारी मार्ग पर शारदा स्टेशन से 30 हजारी पहुंचने में मेट्रो रेल मात्र 13 मिनट ले रही है। इसी मार्ग पर यदि बस या अन्य यातायात साधन से जाया जाए तो करीब 30 से 40 मिनट का समय लगता है। किराया भी मेट्रो रेल जितना ही लगता है। ऐसे में ज़्यादातर लोग बसों को छोड़कर मेट्रो रेल से यात्रा कर रहे हैं। मेट्रो रेल लाइन कई रूटों पर ऊपर एलिवेटेड्स है, जो कई रूटों पर भूमिगत है। मेट्रो रेल अत्याधुनिक संचार व नियंत्रण प्रणाली से सुसज्जित है। इसके कोच वातानुकूलित है। टिकट वितरण प्रणाली भी स्वचालित है। इस प्रणाली के तहत ट्रेन की क्षमता के अनुसार ही टिकट जारी किए जाते हैं। उससे अधिक टिकट जारी करने पर मशीन टिकट नहीं देती। यह प्रणाली देश में पहली बार शुरू की गई है। स्टेशन में प्रवेश और निकासी की सुविधा भी एकदम आधुनिक है। यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो स्टेशन परिसर पर एक्सीलेटर संस्थापित किए गए हैं, जिससे मेट्रो यात्रियों को अन्य परिवहन साधन की सेवा लेने में दिक्कत न हो। मेट्रो रेल के दरवाजे स्वचालित हैं। इसमें यात्रियों को आगमन, प्रस्थान, आगे आने वाले स्टेशन के संबंध में जानकारी प्रदर्शन पटल और संबोधन प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें यात्री द्वारा अपने सामान ले जाने की अधिकतम सुविधा 15 किलोग्राम है। इसके अलावा यदि यात्री चाहें तो मासिक पास भी बनवा सकता है। दिल्ली की समस्याओं के संदर्भ और दिल्ली मेट्रो रेल की संभावनाओं के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि निसंदेह ये यहाँ के जीवन को काफ़ी सहज कर देगी तथा यहाँ की यातायात प्रणाली के लिए एक वरदान साबित होगी। तो बच्चों, निबंध लेखन के लिए हमारा अगला विषय है विज्ञान, वरदान या अभिशाप। इस निबंध का आरंभ भी हम काव्य पंक्ति से करेंगे, जैसे कि घर घर में विज्ञान का फैला आज प्रकाश, करता दोनों काम यह नव निर्माण और विनाश। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति ला दी है तथा सिद्ध कर दिया है कि आज चारों ओर उसी का बोलबाला है। सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक हम जितनी सुविधाओं का प्रयोग करते हैं वह सभी आधुनिक विज्ञान की ही देन है। जैसे पंखा, वॉशिंग मशीन, कूलर, एयर कंडीशनर, ओवन, मिक्सी, हीटर, गीजर आदि, इन्होंने मानव जीवन को सुविधापूर्ण बना दिया है। आग की खोज मनुष्य की सबसे पहली खोज थी। इसके बाद मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया, जिससे मनुष्य की दुनिया ही बदल डाली। इसके बाद तो नए नए आविष्कारों का सिलसिला चल पड़ा। बड़े पैमाने पर बिजली तथा ऊर्जा के अन्य साधन भी विज्ञान की ही देन है।
मोटर कार, रेलगाड़ी, बस, हवाई जहाज, पानी के जहाज आदि सब विज्ञान के ही चमत्कार हैं। इन साधनों ने विश्व को सीमित करके एक सूत्र में बांध दिया है। टेलीफोन, कंप्यूटर, ईमेल, मोबाइल आदि द्वारा क्षण भर में संदेश विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाए जा सकते हैं। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी अनेक अधिकार हुए हैं, जिनके कारण लाखों लोगों को असमय मरने से बचाया जा सकता है। इतना ही नहीं, आज उन बीमारियों का भी इलाज संभव हो गया है जो पहले असाध्य समझी जाती थी। यह भी विज्ञान का ही प्रभाव है कि मनुष्य ने ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का पता लगा लिया है तथा अणुशक्ति का विकास करके ऊर्जा के उत्पादन में सफलता प्राप्त कर ली है। विज्ञान के बल पर हमने जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति तो की है, परंतु यही विज्ञान आज कई कारणों से हमारे लिए अभिशाप भी बनता जा रहा है। विज्ञान की सुविधाओं ने मनुष्य को कामचोर बना दिया है। यंत्रों के अत्यधिक उपयोग ने देश में बेकारी को जन्म दिया है तथा परमाणु युद्ध के परीक्षणों ने मानव की नींद उड़ा दी है। इतना ही नहीं, अब ऐसे शस्त्रों का निर्माण भी हो गया है जिनके प्रयोग से विश्व को मौत के मुंह तक पहुंचाया जा सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विज्ञान हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी। अतः हम सभी को यह समझना चाहिए कि विज्ञान का वास्तविक लक्ष्य मानव हित और मानव कल्याण में है। अतः हमें वैज्ञानिक आविष्कारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए तथा संपूर्ण विश्व को एकजुट होकर रहना चाहिए। ये था हमारा विज्ञान के ऊपर निबंध। अगले विषय की ओर बढ़ते हैं बच्चों हम, जो है समय का सदुपयोग, जो हर विद्यार्थी को अपनाना चाहिए। लॉस्ट टाइम नेवर रिकग्नाइज्ड, अर्थात बीता हुआ समय वापस नहीं आता। अतः समय का प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु को घटाया बढ़ाया जा सकता है, किंतु समय को नहीं। समय ना किसी के लिए रुकता है और ना ही किसी की प्रतीक्षा करता है, बल्कि यह निरंतर चलता रहता है। इतना ही नहीं, खोई हुई धन संपदा तथा सम्मान तो पुनः अर्जित किया जा सकता है, किंतु समय व्यतीत हो जाने पर उसे पुनः प्राप्त करना असंभव है। समय का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। समय पर किया गया कार्य भविष्य में आने वाली बाधाओं को तो रोकता ही है, साथ ही हमारी समस्याओं को भी सहज और सरल बनाकर सुलझा देता है। अनेक महापुरुषों का जीवन इस तथ्य की पुष्टि करता है। जैसे जेम्स वॉट ने 20 वर्षों तक निरंतर परिश्रम करके रेल के इंजन का आविष्कार किया, जिसके कारण वह विश्व विख्यात हो गए। इसी प्रकार गांधी जी भी समय का बहुत आदर करते थे तथा अपने जीवन का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं करते थे। इसलिए आज भी लोग उनके व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित हैं। समय की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कबीरदास जी ने भी कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। कहने का अभिप्राय है कि जो कार्य हमें कल करना है, बेहतर है कि उसे हम आज ही कर लें, और जो आज करने वाले कार्य को हम अभी कर लें, तो उससे अच्छी कोई दूसरी बात नहीं होगी, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। अर्थात मानव जीवन क्षणिक एवं समय सीमित है और संसार में करने योग्य बहुत काम है, किंतु जो लोग समय की महत्व को नहीं समझते वे सदैव अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं, जबकि जो लोग समय के महत्व को जानते हैं, उसका सही उपयोग करते हैं और समय रहते ही अपने सभी कार्य पूर्ण कर लेते हैं, वे लोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। अतः हमें अपने जीवन का एक भी क्षण नष्ट किए बगैर अपने सभी कार्यों को सही समय पर पूरा कर लेना चाहिए। इस प्रकार समय का सदुपयोग करने से जहां एक और हम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति भी सरलता से कर सकते हैं। ये था समय के सदुपयोग पर निबंध, जो आप सबको अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। चलिए निबंध लेखन के अगले विषय की ओर बढ़े, जो है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी। बहुत ही रोचक विषय है ये। काव्य पंक्तियों से शुरुआत। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना ही एक असूल। अंग्रेजी पढ़ीखे जदपि सब गुण होन परवीन, पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। भारतेंदु हरिश्चंद्र की इन पंक्तियों में कितनी सच्चाई है, इसका अंदाजा सहज ही लगता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसकी उन्नति में ही हमारी उन्नति है। बिना अपनी भाषा के हमारी स्थिति दीनहीन जैसी है। मानव ही वह सौभाग्यशाली जीव है जिसे वाक शक्ति का वरदान प्राप्त है। वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का सहारा लेता है।
भाषा के अभाव में ना तो किसी सामाजिक परिवेश की कल्पना की जा सकती है और ना ही सामाजिक या राष्ट्रीय प्रगति की। साहित्य, कला, विज्ञान और दर्शन सभी का आधार भाषा ही है। राष्ट्रीय एकता और स्थायित्व के लिए राष्ट्रभाषा की अनिवार्यता किसी भी राष्ट्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी भाषा के माध्यम से सरकारी कामकाज होता है तथा नागरिक भी इसी का प्रयोग करते हैं। मानव के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए राष्ट्रभाषा का होना जरूरी है। मानव चाहे कितनी ही भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर ले, किंतु उसे अपनी भाषा की शरण लेनी ही पड़ती है। किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उसमें सर्वव्यापकता, प्रचुर साहित्य रचना, बनावट की दृष्टि से सरलता और वैज्ञानिकता, सब प्रकार के भावों को प्रकट करने का सामर्थ्य आदि गुण अपेक्षित हैं। ये सभी गुण हिंदी में है। स्थिति यह है कि हिंदी देश के कोने कोने में बोली जाती है। अहिंदी भाषी भी टूटी फूटी हिंदी बोल सकता है और समझ सकता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की यह मुख्य भाषा है। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार में इसे द्वितीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। शेष राज्यों में भी यदि कोई भाषा संपर्क भाषा हो सकती है तो वह हिंदी ही हो सकती है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही तत्कालीन कांग्रेस ने निर्णय लिया था कि हमारी राजभाषा हिंदी होगी। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। पर हमारा दुर्भाग्य यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी हम हिंदी को वह सम्मान नहीं दे पाए। इसका मुख्य कारण यह है कि फूट डालो राज करो की नीति ने हमें भाषा के स्तर पर भी बांट दिया। अंग्रेजी की जड़ें इतनी गहरी जमा दी गई कि उन्हें उखाड़ना सहज ही संभव नहीं था। हमारी मानसिकता शायद अभी भी गुलाम है। हम अंग्रेजी में अपना कार्य करना अच्छा समझते हैं। आज वर्षों बाद भी अंग्रेजी का फलना फूलना इसी की ओर संकेत करता है। राष्ट्रभाषा हिंदी का भविष्य उज्जवल है, इसमें संदेह नहीं। हमें हिंदी के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। व्यवहार में हिंदी भाषा का प्रयोग हीनता नहीं, गौरव का प्रतीक है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी पहले भारतीय थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी में भाषण देकर सभी को आश्चर्यचकित किया। इसलिए हमारे हाथ में ही है कि संकीर्णता को त्याग कर हिंदी की उन्नति के लिए सतत प्रयास करें। तो ये था हिंदी के ऊपर हमारा निबंध। बच्चों, हमारा अगला निबंध का विषय है ऐतिहासिक स्थल की सैर। तो अपना निबंध शुरू करते हैं हम इस तरह कि भारत में कई ऐतिहासिक स्थल हैं। उन्हें देखने की जिज्ञासा हमारे मन में बनी रहती है। इसे चाव से हम अपने भारत की सबसे पुरानी व ऊंची मीनार देखने के लिए दिल्ली के मेहरौली नामक ऐतिहासिक स्थल की यात्रा पर गए। सबसे पहले हम कुतुब मीनार देखने गए। हम सब कुतुब मीनार के सामने खड़े हो गए। उसके बाईं और सुंदर घास का मैदान था। वहीं सामने एक प्राचीन भवन दिखाई दे रहा था। उसके बाहर टूटे फूटे स्तंभों के पत्थर बिखरे पड़े थे। हमारे मार्गदर्शक ने बताया कि इतिहास के अनुसार इस मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना शुरू किया था, परंतु इसको उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। कुछ लोगों का मत है कि यह लाट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वराहमिहिर के लिए बनाई थी, जिसमें बैठकर वह रात्रि को नक्षत्रों का निरीक्षण करता था। एक अन्य मतानुसार इस लाट को पृथ्वीराज ने अपनी बेटी के लिए बनवाया था, जिस पर बैठकर वह प्रतिदिन यमुना नदी का दर्शन करती थी। इन मतों के समर्थक कहते हैं कि कुतुबुद्दीन से पहले यह लाट यहाँ पर थी। इसको उन दिनों नक्षत्र निरीक्षण स्तंभ कहते थे। इसका फारसी अनुवाद कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार से थोड़ा आगे एक टूटा फूटा प्राचीन भवन दिखाई दिया जो अपने प्राचीन वैभव को प्रदर्शित कर रहा था। सामने एक लोहे का स्तंभ खड़ा था। हमारे मार्गदर्शक ने बताया कि यह स्तंभ शायद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था। यह जमीन से 23 फुट ऊपर और 3.5 फुट अंदर है। इसका भार 6 टन से अधिक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस पर जंग नहीं लगता। हजारों वर्षों से यह ऐसे का ऐसा ही खड़ा है। थोड़ा आगे चलकर हमने योगमाया का मंदिर देखा। यह एक ऐतिहासिक अवशेष है जिसके साथ ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है। हमारे मार्गदर्शन ने बताया कि योगमाया का मंदिर बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि योगमाया श्री कृष्ण की बहन थी। योगमाया के नाम पर ही दिल्ली का पुराना नाम योगिनीपुर था। उसके बाद हम भूल भुलैया पहुंचे। यह भूल भुलैया आदम खां का मकबरा है। यह 8 पहलुआ है। इसकी दीवार इतनी मोटी है कि इसके अंदर की जीना यानी कि सीढ़ी चलती है। इस जीने के ऊपर नीचे चढ़ने में आदमी चक्कर में पड़कर रास्ता भूल जाता है, इसलिए इसको भूल भुलैया कहते हैं। मेहरौली के प्राचीन कस्बे की और एक प्राचीन महल है जिसके सामने एक तालाब है।
जब तालाब में पानी भरा होता है उस समय यह महल जहाज के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको जहाज महल कहते हैं। तालाब का निर्माण सन 1029 में इल्तुतमिश ने करवाया था। अलाउद्दीन ने इसके बीच में एक छतरी बनवाई थी जो आज तक सामने दिखाई देती है। उसके बाद अपने मार्गदर्शक को धन्यवाद देकर हम बस द्वारा पुनः घर को लौट आए। ऐतिहासिक अवशेष हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ये अवशेष हमारी भाषा में हमें अपने प्राचीन गरिमा को बताते हैं। एक कुशल ऐतिहासिक कला मर्मज्ञ इतिहासकार उनकी भाषा को समझता है और सुनता है, इसलिए हमें इन अवशेषों को सुरक्षित रखना चाहिए। बच्चों, एक बार निबंध लेखन के लिए अभ्यास हम दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, जब किसी विषय पर क्रमबद्धता के साथ विचारों को प्रकट किया जाता है तो वह लेख निबंध कहलाता है। निबंध की भाषा सरल, व्याकरण संबंध और विषयानुसार होनी चाहिए। निबंध में लिखे हुए वाक्य छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए। निबंध लिखने के बाद एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए। निबंध के मुख्यतः 4 अंग होते हैं: शीर्षक, भूमिका, विषय वस्तु तथा उपसंहार। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको निबंध लेखन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इस अध्याय के द्वारा जानकारी मिली है कि आपने निबंध लेखन करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। बस आप इन सावधानियों का प्रयोग कीजिए और किसी भी विषय पर निबंध लिखने का अभ्यास आप लगातार जारी रखिए। देखिएगा, आप जल्दी ही इस अभ्यास में दक्ष हो जाएंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।